बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। अगर माशी इक़दामात के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले में रुपया भी तगड़ा हो रहा है और दिन ब दिन उसकी साख भी बेहतर हो रही है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उसमें भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। इस वक्त भी जो निगरान वज़ीर तिजारत हैं वो अपने वफ़द के हमरा चीन के दौरे पर रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने अहम मामलात चीन के साथ उठाए हैं। अब वहाँ से ख़बरें ये आ रही हैं कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान आज़ादाना तिजारत का मुआहिदा FTO था उस पर भी नज़रसानी का फ़ैसला हो गया है, उस पर इत्तेफ़ाक़ राय पाया गया है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तानी वफ़द है उसने $100 बिलियन मालियती कंपनी जो फूड कंपनी है उसके साथ भी मुज़ाकरात किए हैं और उनके साथ भी मुआहदे होने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ चीन ने पाकिस्तान से जो तरजीही अशिया हैं उनके हवाले से नई फहरिस्त भी मांग ली है। तो ये भी एक अहम मामला है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अच्छी खबरें आई थी। सऊदी अरब से भी इसी किस्म की खबरें आ रही हैं और यकीनी तौर पर ये तमाम जो बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से बात हो रही है तो इसमें SIFC का जो किरदार होगा वो इंतहाई अहम होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये तमाम जो बैरूनी सरमायाकार हैं उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हीं की बुनियाद पर SIFC की तश्कील हुई थी PDM की हुकूमत के दौरान। और अब ज़ाहिर है कि बैरूनी सरमायाकारी में जो उनकी जो रास्ते में जो रुकावटें थीं वो रुकावटें इसी फोरम के ज़रिए से दूर कर दी गई हैं और एक तरह से बैरूनी सरमायाकारों को ही दिया गया है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट के हवाले से फैसला किया है और 22% पर इसको बरकरार रखने का ही फैसला किया है। तो प्रोग्राम के अपने पहले हिस्से में हम मुल्क की मईशत के हवाले से बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे माशी तजियाकार जनाब डॉक्टर खाकान हसन नजीब। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं गुफ्तगू में। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर जनाब मोहम्मद ज़मीर असदी। ज़मीर साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं गुफ्तगू में। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो पॉलिसी रेट को बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है इसका क्या पस मंज़र हो सकता है? क्या हम ये कहें कि कुछ बैनुल-अक़वामी मार्केट के अंदर भी कुछ अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आया है, कुछ मार्केट स्टेबल हुई है, या और क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? जावेद साहब, पहले तो मुझे कहने दीजिए कि आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा। आपने सब वो चीज़ें एक्सप्लेन की जो इस वक्त इकॉनमी में हो रहे हैं, उनके कुछ मुहर्रकात का भी जायज़ा लिया। इसमें IMF भी ऐड कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि IMF के प्रोग्राम का जुलाई से लेके सितंबर तक का रिव्यू होना और पाकिस्तान का बोर्ड इंशाल्लाह अगर 11 जनवरी को हो जाता है तो पाकिस्तान को थोड़ी सी जो इस स्टेबिलिटी है उसमें एक कंटिन्यूटी जो है वो आ जाएगी। एक तो ये हम एग्री कर रहे हैं कि इनिशियल स्टेबिलिटी है। इनिशियल स्टेबिलिटी की वजह से स्टॉक एक्सचेंज भी, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉन्ड भी सब अच्छे ट्रेड कर रहे हैं। जो इस वक्त आपने पॉइंट किया और ये सही बात है, मैं खुद भी समझता हूँ कि रेट को 22 पे ही रखना चाहिए था और इसको तब्दील नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इससे शायद एग्री नहीं करेंगे, बट जो इन्फ्लेशन है वो एक मॉनेटरी फिनोमेना है और पाकिस्तान में इस वक्त भी डिमांड को कम ही रखना बेहतर है। ये इसलिए नहीं है कि इन्फ्लेशन को आपने संभालना है। आपने जो इस वक्त अपने ज़खायर हैं उनको संभालने के लिए इंपोर्ट को भी कम रखना है। और ये अगर डिमांड एकदम बढ़ जाए और आपकी बढ़ जाए तो आपका करंट अकाउंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये बात है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अभी ऑन 6 to 12 months तो यही है कि जो पॉलिसी रेट है उसको देखते हुए रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मीनिंग कि पॉलिसी रेट माइनस द इन्फ्लेशन विल बी पॉजिटिव। बट आज अच्छी बात यह है कि 29% की इन्फ्लेशन है, 22% का पॉलिसी रेट है, हम रियल इंटरेस्ट रेट अब भी नेगेटिव है। और तीसरी बात कोर इन्फ्लेशन, जिसमें ये फूड और ये जो बाकी एनर्जी की प्राइसेस निकाल भी दें तो कोर इन्फ्लेशन भी 21.5 के करीब है। सो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। एक आध 2 महीने और रहेंगे ऐसे, थिंक इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगी। मेजर प्राइस पास थ्रूज हो गए हैं। गैस का हो गया, एनर्जी सेक्टर में पावर का हो गया, PDL 60 रुपए तक ले जानी थी वो हो गया। बट
अभी भी समहाउ फूड इन्फ्लेशन उतनी कंफर्टेबल नहीं आ रही है। दो मेरा ख्याल था कि एग्रीकल्चर के बेहतर होने से और इंटरनेशनल सप्लाईज के आ जाने से, बिकॉज कुछ डॉलर तो आए हैं पाकिस्तान में, ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ 4 अरब डॉलर से नीचे थे जब फंड का प्रोग्राम नहीं हुआ था, और आज हम 7 अरब डॉलर पे हैं। तो ये भी कोई बहुत कंफर्टेबल लेवल नहीं है जावेद भाई, बिकॉज ये हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उनको कवर देता है 1.5 माह का। हमें कम से कम 2, ढाई, 3 माह के कवर पे होना चाहिए, विच मीन्स 10 to 12 बिलियन डॉलर्स तो मिनिमम हमारे पास होने चाहिए। सो हैविंग सेड दैट, अभी ये ठीक पॉलिसी है। कुछ और भी याद रखिए कि जो स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड प्लस डी डॉलराइजेशन, इसका मतलब यह है कि आपने जो डॉलर की एक मार्केट ब्लैक क्रिएट हुई हुई थी उसको रोका। कुछ अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे रेगुलेटरी मेजर्स भी लिए, कुछ बॉर्डर्स को भी संभालने की कोशिश की, जिसका बैकलैश भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क में एक कल भी 24-25 जाने हमारे जवानों ने दी हैं, जिसका एक इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। प्लस हमने स्मगलिंग को भी संभाला और कुछ होर्डिंग को भी रोका। पर होर्डिंग का आप फिनोमेना देखिए कि हम शुगर को रोकते हैं, उसकी कीमत नीचे आती है, सीजन शुरू होता है। तो मैं आज सुन रहा था कि फर्टिलाइजर की एक शॉर्टेज थी है। कुछ लोगों को भी सोचना चाहिए कि कारोबार करना तो अच्छी चीज़ है, पर कारोबार के लिए अशियाए खुर्दोनोश को रोक लेना कि उनकी कीमत बढ़ जाए, मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल एक अनजस्टिफाइड सी बात है। बट स्टेट का एक रोल है, स्टेट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये इस सारे तनाजुल में एक कॉन्फिडेंस सा बिल्ड हुआ है और मार्केट्स रिस्पॉन्ड कर रही हैं। आई थिंक ये ओवरऑल तनाजुल है। चाइना में अभी इनिशियल खबरें ये आपने सही रखी हैं, चाइना से हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है ना वो ट्रांसफर प्राइसिंग की हैं, किस रेट पे वहां से चीजें आती हैं, अंडर ठीक। इन्वॉइसिंग की। आई होप कि ये सब चीजें जो हम ओवरकम कर पाएंगे, बिकॉज इससे हमारा एफपीआर का जो टैक्स कलेक्शन एट द इंपोर्ट स्टेज है उसमें बहुत बड़ा नुकसान है। ट्रांसफर प्राइसिंग की कई स्टडीज हमें ये बताती हैं, हम तो आपको पता है एकेडमिक से लोग हैं, एकेडमिक से गुफ्तगू करते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। सो लेट्स होप कि इस पे ऑब्वियसली सारे जो मुश्किलात हैं वो एक दिन में नहीं हल होती, बट इफ वी स्टार्ट मूविंग ऑन दीज इश्यूज लाइक बाकी इश्यूज की तरह, तो कुछ आप इस पे भी लेट्स होप कि वी कैन डू बेटर अच्छा ऑन डॉक्टर दिस। साहब, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है, ये इसका आप कहना चाह रहे हैं कि इसका बराह रास्त असर जो है वो स्टॉक मार्केट पे भी हो रहा है और वो उसके उसके जो इंडेक्स है वो मुसलसल ऊपर जा रहा है? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जब 40,000 के लेवल पे थी तो प्राइस टू अर्निंग्स 3, ढाई, 3 पे थे। इसका मतलब ये था कि मार्केट ट्रेड कर रही थी कि मई जून में डिफॉल्ट की बहुत सी बातें होती हैं। आज हमने सारी गुफ्तगू की, तो मैं तो कतई तौर पे आपको ये नहीं कहा, पाकिस्तान एक कंफर्टेबल लेवल पर आ गया है, ठीक। एक स्टेबिलिटी है, इनिशियल साइंस ऑफ रिकवरी भी मैं कह सकता हूँ है। सो वहां से मार्केट बहुत सस्ती थी, आज मार्केट ऑब्वियसली कुछ बेटर लेवल्स पे आ गई है। 50-52% का गेन है, बहुत क्विक गेन है, 2004 के बाद क्विकेस्ट राइज है मार्केट का। फिर ये भी याद रखिए कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज डिस्पाइट इस बात के कि ग्रोथ का स्लो डाउन है और पॉलिसी रेट का आपने शुरू में ही जिक्र कर दिया वो हायर लेवल पे है, तो हम इकोनॉमी को स्लो करना चाहते हैं, डिमांड तोड़ना चाहते हैं। बावजूद इसके बैंक, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, बिकॉज कीमतें बढ़ी हैं चीज़ों की, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है। सो ऑब्वियसली मार्केट में जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है। फिर कुछ लोग ये भी समझते हैं कि आने वाले दिन जो है वो अगर आईएमएफ के पैसे आ जाते हैं तो रिजर्व्स बेहतर हो जाते हैं, तो हमारे आने वाले दिन जो आज जहां भी खड़े हैं उससे बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। सो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशन पे बेस हमेशा करती है। सो ये भी एक चीज़ है। फिर ये भी याद रखिए कि सरमायाकारी जो है वो अब उसका चार्म जो है वो आपने थोड़ा सा डी डॉलराइजेशन की वजह से डॉलर से निकाला। कुछ आपने रियल एस्टेट को भी, चूंकि अब बहुत जैसे लोग कहते हैं बार बार रियल एस्टेट को टैक्स करना है, हर सूरत में करना है, एट पार लाना है बाकियों के, और ब्लैक मनी वहां से निकालनी है, उसको नो योर कस्टमर पे लाना है। फिर हम बहुत बड़ी बात ये भी करते हैं कि बोथ जो आपका रिटेल और होलसेल है उसको भी टैक्स करना है। यहाँ स्टैश्ड हैं बहुत से पैसे, गोल्ड, डॉलर, प्रॉपर्टी में सेविंग्स बहुत हैं लोगों की। ये भी एक गलत तासुर है कि सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स बहुत है बट अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स में। तो इसको दोबारा लाना है स्टॉक मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग में। आखिरी ये बात है कि ये याद रखिए कि इसका बहुत बड़ा लार्जर इम्पैक्ट सोसाइटी पे, हमारी मार्केट का इसलिए नहीं आता कि यहाँ पे मार्केट के जो रेगुलेटर है, मार्केट जो चलाने वाले हैं, उनकी कोताही है। 3-3.5 लाख की टोटल मार्केट है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। मेरा ख्याल है जो ऑस्ट्रेलिया का मुल्क है जो कि हमसे कुछ भी नहीं है, 2-2.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, वो 77 लाख की इन्वेस्टर है मार्केट में, आपके 3-3.5 लाख है। सो मार्केट में एक थिनली बेस्ड मार्केट है।
तो इसलिए भी ये जल्दी बढ़ जाती है। वो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है, वो जल्दी समझ जाता है। सो हमें मार्केट को आगे बहुत बढ़ाना है। मार्केट ही वो जरिया है जहाँ से वेल्थ चैनल होगी इनटू मैन्युफैक्चरिंग, इनटू प्रोडक्शन। पाकिस्तान में नए आईपीओज आएंगे। आईपीओज अभी एक ही आया है मेरा ख्याल है पिछले एक साल में। तो हम चाहते हैं कि बहुत से आईपीओज यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आप कंपनी बनाएं, आप कहें मैं ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, आप मार्केट से आए, 2-4-5 करोड़ रुपया वहां से लें, अपनी प्रोडक्ट को आगे लेकर चलें। ये सब काम अब मार्केट डेप्थ और ब्रेड्थ जो है वो तो क्रिएट होने वाली है। सो लेट्स होप कि आने वाले दिन देखिए बहुत से ये सारे काम होंगे। मुल्क जहां खड़ा हुआ है वहां से बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएगा, और इन कामों की कंटिन्यूटी और फिर फर्दर डेप्थ एनर्जी सेक्टर में, एफपीआर में, ग्रोथ को, जैसे आपने कहा अब एसआईएफसी हमने बनाई है। जी अब जरा आप सोचिए ना, मतलब खुल के बात कर लेते हैं। हम्म, आप आज कितने सालों से एक बीओआई चला रहे हैं। हम्म, 2016 में मैंने बीओआई पे एक किताब लिखी और ये कहा कि हमें डीरेगुलेट करने की जरूरत है। हमें ये जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं, बाहर वाले आकर हिज रॉयल हाइनेस एमबीएस ये कहते हैं कि आपकी जो क्लॉग्ड आर्टरीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की हमें काम नहीं करने देती। तो आपने एक एसआईएफसी अब एक और बना दिया। क्यों बनाया? आपको बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आप चाहते हैं कि चलें दूसरों को कहेंगे यार दिस इज वन विंडो ऑपरेशन, ब्रिंग योर मनीज, वी विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट। बट इन सिस्टम्स को भी तो ठीक करना है ना। ये काम तो सारे होने वाले हैं, बट लेट्स होप कि एसआईएफसी के थ्रू पाकिस्तान को मार्केट करके हम जरूर कोई रकूम लाएं। एफडीआई इज नीडेड, मनीज भी, मैनेजमेंट जिसे कहेंगे ट्रांसफर्स भी, टेक्नोलॉजी भी, ये सारे काम तो होने चाहिए पाकिस्तान में। प्लस पीआईए भी बिकना है, डिस्कोस भी बिकने हैं, जेनकोस भी बिकने हैं, हम्म। रेलवे को भी हाँ, आउटसोर्स ये करना है, ये जाहिर है सारे ये काम। इदारे जो हैं ये पाकिस्तान की मीशत पर बहुत बड़ा बोझ हैं। मैं डॉक्टर साहब मैं आता हूँ ये इन्हीं पे प्राइवेटाइजेशन पे और थोड़ा सा ये जो एसआईएफसी वाला मामला है इस पर मैं दोबारा भी आपसे बात करता हूँ। मैं ज़मीर असदी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। असदी साहब, एवेन्यूज़ तो हम देख रहे हैं, अब चीन के साथ भी हमारी दो तरफ़ा तिजारत के हवाले से, वो सी पैक का तो अलग मामला है, लेकिन दो तरफ़ा तिजारत के हवाले से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भी मेरे ख्याल में एक बेहतर बात है, जी क्योंकि बहुत बिल्कुल। बड़ी मार्केट है नहीं चीन। डेफिनेटली जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जी इस वक्त जैसे आपने बात की कि वज़ीर तिजारत जो है इस वक्त चीन के दौरे पे हैं और बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं जिनका आपने जिक्र किया। और ये जो दौरे हैं, चाहे हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तानी साइड से चीन के विज़िट पे लोग जाएं, हमारे ऑफिशियल साइड से, या चीन के जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान हैं, हमेशा से इन दौरों को बड़ी जो है वो अहमियत हासिल रही है। और उसकी एक बड़ी वजह है कि दोनों ममालिक का हमेशा से एक दूसरे पर एक लॉन्ग स्टैंडिंग सा एक ट्रस्ट मौजूद है, और दोनों ममालिक हमेशा से एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं। और इसमें जो पाकिस्तान है उसको अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, अपनी तिजारत को बेहतर बनाने के लिए हमेशा से जो चीन की जो है वो ज़रूरत रही है। अब चीन का हमें ये देखना ये है कि चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एक इंपोर्ट मार्केट बन चुका है। चीन में हर साल जो है चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो जो है हर साल अक्टूबर में जो है वो मुनक़िद होती है। इस साल भी मुनक़िद हुई, और पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी बड़ी तादाद वहाँ अपनी प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करने के लिए मौजूद थी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी एग्जिबिटर्स जो हैं, पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको चीन की ये जो दुनिया की सबसे बड़ी उनकी इंपोर्ट मार्केट है पोटेंशियल नज़र आ रहा है। बात सिर्फ ये है कि इस पोटेंशियल को जो है वो बेहतर तरीके से कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। चीनी जो मार्केट है उसकी जो डिमांड है उसको स्टडी करने की ज़रूरत है और चीज़ों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। चीन में हमेशा से इस वक्त प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं चाइना के, उनकी ये कोशिश रही है कि पूरी दुनिया से एक ये जो बात होती है कि चीन का पूरी दुनिया के साथ एक बायलैटरल एक जो डेफिसिट है ट्रेड का, वो शायद बहुत ज़्यादा चीन की फेवर में होता है। तो इस इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो का मकसद ही ये है कि चीन को दुनिया का वाहिद मुल्क है चीन जिसने ये इंपोर्ट एक्सपो का ये कॉन्सेप्ट दिया और दुनिया को ये बताया कि हम सिर्फ एक एक्सपोर्ट नेशन नहीं है बल्कि इंपोर्ट नेशन है। तो पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अब डेफिनेटली अब उस फैसिलिटेशन मिल रही है, उनको वहाँ पे सपोर्ट मिल रही है। और जैसे आपने पहले जिक्र किया कि जो आज़ादाना तिजारती मुआहिदा है जो FTA 2 है उसकी भी अब रिवीजन हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को चीन के साथ अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए अब वही फैसिलिटेशन मिलेगी जो चीन और आसियान के जो ममालिक हैं उनके माबैन जो मौजूद है। अब इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि जो चीनी मार्केट है, जो चीनी गवर्नमेंट भी है और चीनी जो बिज़नेस सेक्टर है वो पाकिस्तानी बिज़नेस सेक्टर्स को कितना हेल्प करना चाहता है। बात सिर्फ ये है कि हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इतना कॉम्पिटिटिव बनाएं कि हम दुनिया के जो दीगर ममालिक से इंपोर्ट्स चाइना में आ रही हैं उनको बेहतर तरीके से कम्पीट कर सकें, अपनी हम प्राइसिंग को बेहतर कर सकें, अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकें और जो चाइना के इंपोर्ट जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं
उनको हम मीट कर सकें। चाइना में मुझे रहने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। आप यकीन जानिए कि जो चीनी जो ऑफिशियल्स हैं या चाइनीज़ जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, वो डेफिनेटली हमेशा से वो जो है वो 2 कदम बढ़ के पाकिस्तानी जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं उनको मदद करना चाहती हैं और ठीक। ख़ुद से गाइड करते हैं कि हमारी इस वक्त जो मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है और किन प्रोडक्ट्स की हमें ज़रूरत है। ठीक है वो, लेकिन अब हमने कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है, ये एक अहम तरीन सवाल है, और हमें कितना तेज़ी से मामलात को आगे बढ़ाना है, इस पे हम बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, ये जो हम सवालात उठा रहे हैं कि हमने भी बहुत कुछ करना है, जैसे कि अब सी पैक के तहत हमारे स्पेशल इकनॉमिक जोन्स थे, हम वहाँ पे ख़ुद से सुस्त रवी के शिकार हैं, हमें वहाँ भी मुतहर्रिक होना पड़ेगा। दूसरी, आपने ब्रेक से पहले जो आप फरमा रहे थे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, ये बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि मईशत पर मुस्तकिल बोझ हैं, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर साहब निजकारी का मामला जो है, प्राइवेटाइजेशन का मामला, वो हमेशा सियासत की नज़र हो जाता है। एक सियासी जमात की फ़र्ज़ की हुकूमत आती है तो वो इसके ख़िलाफ़ होती है, लेकिन दूसरी हुकूमत आएगी वो इसके हक़ में होगी। मेरे ख्याल में कुछ बुनियादी फ़ैसले अब हमें करने होंगे, ख़ुद से भी, अपने तिए भी करने होंगे मईशत की बेहतरी के लिए। जावेद साहब, आपने कहा कि कुछ काम तो हमें करना है, मैं तो कहता हूँ सारा काम ही हमें करना है। ठीक दुरुस्त। है ना, हमें ही दुनिया को ये पोर्ट्रे करना है कि वी आर सीरियस टू चेंज द वे वी आर डूइंग व्हाट वी हैव बीन डूइंग। अब ये पहला हमें दुनिया को भी सिग्नल करना है, यही सिग्नल हमें अपने लोगों को भी करना है। इससे क्या मतलब है, देखिए ना, इससे मतलब है कि क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि पीआईए 100-150 अरब के दरमियान नुकसान करे इस साल? मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये किसी सूरत भी बर्दाश्त करना चाहिए। क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू है, इतना बड़ा उसमें गैप हो पाकिस्तान रेलवेज का, और उसकी सर्विस इतनी पुअर हो? मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि 500 अरब से लेके 900 अरब का नुकसान जो है वो मुतवक्को है हमारे पावर सेक्टर में? मेरा ख्याल है कि मतलब इन फिगर्स को देख के तो आपको फौरी तौर पे एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, जो ये साल दिखाई दे रहा है, द सीरियसनेस ऑफ द इश्यूज इज कि इसमें तो हमें बुनियादी ये जो असूल हैं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, तय कर लेने चाहिए। ये देखें, एक डेवलपमेंट की स्टेज पे मैं भी एग्री करता हूं, जिस पे हमें शायद हमें कुछ अदारे खुद चलाने चाहिए, पर मसला ये है कि हमें अदारे चलाने की ना सलाहियत है और ना ही हम ऑनेस्टली कॉम्पिटेंस बिहेवियर वहां पे इंडक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटेंस भी नहीं और बिहेवियर भी नहीं। बिहेवियर हमारा हमेशा यही रहा है कि हमने ऐसे फैसले किए हैं जिन्होंने इन अदारों को नुकसान पहुंचाया है एट ऑल द पॉलिसी लेवल्स। और कॉम्पिटेंस का लेवल ये है कि हम कभी भी इंडक्ट नहीं कर पाए वो टैलेंट जो कॉरपोरेट सेक्टर से लाकर इनको चलाए। जरा सा करते भी हैं तो कोई कहता है देखिए जी आपने इतनी तनख्वाह दे दी, इसको हायर कर लिया। ये अदारे सीरियसली ब्रोकन है। अब फैसला यही है कि आपने करना क्या है। फिर प्राइवेटाइजेशन पे मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे इसलिए आ जाता है, प्राइवेटाइजेशन बहुत चैलेंज हुई, सो ऑब्वियसली कोर्ट्स का भी एक रोल है, हुकूमतों के फैसलों का बहुत बड़ा रोल है, सो पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू हैव a lot of clarity। बट एक तीसरी बात है जावेद भाई, अगर आपने अरबों और अरबों डॉलर के अदारे बेचने हैं तो पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तश्कील नौ कीजिए। मैं आज भी ये बात कहता हूँ, how can you have a privatization commission which is not highly professional? HR, finance,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस सब की तो बेस्ट माइंड्स वहां पे होनी चाहिए जो ये काम को टेक अप कर सकें, बिकॉज आपने वैल्यू क्रिएट करनी है इन अदारों में से। मैं समझ सकता हूँ कि, मैं जानता हूँ जब हम डिस्कोर्स को करने जा रहे थे तब भी यही मसला था कि फेस्को जो है वो हम करने जा रहे हैं, बट फेस्को की जमीन जो है कोई पंजाब गवर्नमेंट के पास है, तो ट्रांसफर कराइए, लाइए फेस्को के पास, आगे बढ़िए। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। सो देखिए, हुकूमत में भी अच्छे लोगों का आना इन कमीशंस में, बीओआई में भी शायद यही हुआ है, उसकी भी बहुत बड़ी रिवैम्पिंग की जरूरत थी, तो हमें ऐसा एफसी बनाना पड़ा। हमें सीरियस जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उसका भी जो रीथिंक है वो करना पड़ेगा, क्योंकि सारा थिंकिंग तो सरकार ने करनी है ना। अगर वो थिंकिंग प्रोसेस में जान नहीं होगी, एग्जीक्यूशन में जान नहीं होगी, इट्स ऑलवेज अ फ्यू गुड मेन एंड वुमेन विच चेंज कंट्रीज, चाहे वो साउथ कोरिया हो जनरल पाक के अंडर, चाहे वो मनमोहन सिंह के अंडर इंडिया हो, हुआ हमेशा यही है। अब वो लोग लाना और इनको प्रोफेशनलाइज करना, आई थिंक ये एक सबसे बड़ा टास्क है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन तो नंबर 1 है उस टास्क पे। अब अगले 3-4-6 माह में, साल में आने वाली हुकूमत को उसको बहुत प्रोफेशनलाइज करना चाहिए, ताकि ये सारे काम कर सके, पीआईएस, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, इन अदारों से, बिकॉज नुकसान इतने बड़े हैं कि हम सह नहीं सकते अब। डॉक्टर साहब, ये SIFC की जो हम बात कर रहे थे, आपको लग रहा है कि अब जाहिर है कि एक इदारा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता तो हमें एक दूसरा इदारा उसके पैरेलल खड़ा करना पड़ता है बामरे मजबूरी। हम देखते थे कि FDI के लिए, बैरूनी सरमायाकार के लिए कई जगहों से NOC लेना होता था, कई जगहों से, दर्जनों जगहों से NOC, और वो सरमायाकारी करने के लिए उनको साल साल लग जाते थे। अब जो हम एक सूरत हाल देख रहे हैं जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, इससे जो ख़बरें आईं, और फिर ज़ाहिर है सऊदी अरब से भी सरमायाकारी होनी है, आपको लग रहा है कि ये एक इम्पैक्ट है, SIFC बना है और एक एतमाद का इजहार किया जा रहा है कि अब शायद हमें उन रास्तों से, उन रुकावटों से न गुजरना पड़े बेहतरी की जानिब? अगर एक नंबर, हम थोड़े से नंबर देखते हैं तो फिर हमें अंदाजा होगा। एक तो यह है कि मसलन $25 अरब के MOU हमने दुबई में साइन किए। देखिए, MOU से ये मतलब नहीं है कि 25 अरब के 25 अरब पाकिस्तान आ जाएंगे। लोग इस पे तशवीश का इजहार करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी चीज़ें होती रहें सिस्टम में, एक इनर्शिया टूटता रहे तो अच्छी चीज़ है। लेट्स सी कि उसमें से कितने जो है मटीरियलाइज करते हैं। हमने रेकोडिक जो है उसके जो 50% शेयर हमारे पास हैं, उसकी हमने एक इवैल्यूएशन कराई है कि उसकी क्या इवैल्यूएशन बनती है। आपको पता है 50% बैरक गोल्ड के पास है, 50 हमारे पास है, बलूचिस्तान 25, फेडरल गवर्नमेंट 25। सो उसकी एक इवैल्यूएशन आ गई है। मैं नंबर्स में नहीं जाता उसके, बिकॉज आई थिंक दैट स्टिल नॉट दैट पब्लिक। उसकी इवैल्यूएशन से हम सऊदी अरेबिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या वो इंटरेस्ट ले सकता है। आज सऊदी अरेबिया ने एक इंटरेस्ट लिया, चले मुझे खुशी है कि ये इंटरेस्ट लिया। आपकी प्रोग्राम की वसातत से मैंने कहीं नहीं देखा मीडिया में ये खबर ब्रेक हुई हो, सोशल मीडिया पे तो बातचीत हुई है। अरामको ने इन्वेस्टमेंट 40% हिस्सेस, एक प्राइवेट हमारा पेट्रोलियम रिटेलर है गो के नाम से, उसके 40% जो उसमें इंटरेस्ट शो किया है। ये मेरे ख्याल है करीबन $80-90 मिलियन का FDI होगा। सो यू नो, एटलीस्ट समथिंग हैज हैपेंड कि एक आपने उनको अप्रोच किया तो एक प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि अरामको के लिए प्राइवेट पाकिस्तान की ये फर्स्ट एंट्री है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, $2.5 ट्रिलियन की कंपनी है वो, उसने एक पाकिस्तान में इंटरेस्ट लिया। अब इसी तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता बिट बाय बिट क्यों लानी है। $1.5-2 अरब की आप क्रॉस ही नहीं कर पा रहे FDI पाकिस्तान में। नेबरिंग कंट्रीज में $100 बिलियन की FDI लग रही है। आप ना कभी प्रोजेक्ट्स पुट टुगेदर कर पाए, ना आप उनके फॉलो थ्रूज कर पाए। बात करके भी आते हैं, MOUs को फिर फॉलो करना पड़ता है ना। नाउ लेट्स सी कि वो कैसे फॉलो होते हैं। फिर आप ये देखिए कि असल मसला क्या है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू योर GDP 14% है FY23 में, ये एग्जैक्ट 13.7% है। जावेद भाई, जिन मुल्कों ने तरक्की की है, ईस्ट एशिया, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, 25 से 35% अपनी GDP का इन्वेस्ट करते हैं हर साल। अब इसको बढ़ाने के 2-3 तरीके हैं, FDI, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों पे काम करना है। ये एक सिंगल जुज है जो मुल्क में नॉन डेट, यानी कि एक तो डेट हम लेते हैं ना, सारा 25 अरब डेट लेंगे, मुल्क चलाएंगे इस साल। नॉन डेट में एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस और FDI एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट मीट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स
बट नॉट एफडीआई इन प्लॉट्स ऑफ पाकिस्तान। मैं इस पे बहुत क्लियर हूँ। एफडीआई उन सेक्टर्स में जहाँ पे आप खुद नहीं काम कर सकते, माइनिंग एंड मिनरल्स बिल्कुल लाइए, आप खुद नहीं काम कर सकते। प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान, एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट फार्मिंग जरूर बढ़ाइए। जो मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहता है जरूर लाइए। अगर कोई तालीम का अदारा खोलना चाहता है तो जरूर खोलिए। बियॉन्ड दीज सेक्टर्स प्लीज डोंट टेक इट टू एमनेस्टी स्कीम ऑन पाकिस्तान। आई थिंक वो जमाना अब गुजर गया है। सो इफ वी कैन मूव, और मूव भी इसी तरफ कर रहे हैं, आई थिंक कि चीज़ें जो हैं एक्सपोर्ट बेस बढ़े, ये सब कुछ अगर अगले 5 साल में कर पाए तो जहाँ खड़े हैं वहाँ से बहुत बेहतर सिचुएशन में हो। बहुत बहुत अहम बात आपने की। अच्छा ज़मीर असदी साहब, हम गुज़श्ता रोज़ भी चीनी सफारत खाने में थे और पॉलिटिकल काउंसलर से वहाँ पे मुलाकात हुई और सीपैक के हवाले से उन ये बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है हमारी तवक्कुआत ये हैं कि पाकिस्तान जो है इसको स्पीड अप करे। ज़ाहिर है हम चीन की स्पीड को तो मैच नहीं कर सकते, लेकिन अपने दिए तो हमें करना पड़ेगा। हमारे हमारे प्रोजेक्ट्स हमने देखा 3-4 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वो बिल्कुल तकरीबन जमूद का शिकार रहे, लेकिन अभी हमें बहुत स्पीड के साथ कोशिश करनी होगी कि हम आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और ये बहुत कुछ जो है ये हमारी विल और कमिटमेंट के साथ जो है वो यकीनन होगा। चाइनीज़ साइड तो वो तो बिल्कुल जी बड़ा ओपन, हार्ट्स एंड माइंड्स उनके हमेशा से पाकिस्तान के लिए बड़े ओपन रहे हैं, और हमेशा से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। और सी पैक हमें एक ऐसा मौका मिला है जिसका आपने तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात की, उससे पहले अगर आप चले जाएं तो जो पहला फेज़ था 2013 से जब ये शुरू हुआ, तो उसमें आप देखें जो काम हुआ, हमने अपनी कमिटमेंट शो की, अपनी विल हमने शो की, तो हमने देखा कि जो तवानाई के मंसूबे थे कितनी तेज़ी के साथ जो है वो मुकम्मल हुए, और उन तवानाई के मंसूबों के मुकम्मल होने का न सिर्फ हमारे डोमेस्टिक यूज़र को फ़ायदा हुआ, हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा हुआ, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिवाइव हुई, और हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो तवानाई मिली, हमारे हॉस्पिटल्स को, मेडिकल सेक्टर्स को। मतलब ये है कि अगर हम काम करना चाहें, हमारा सिस्टम अगर परफॉर्म करना चाहता है तो इसमें डेफिनेटली कैपेसिटी मौजूद है, इसमें विल मौजूद है। लेकिन बात यही है कि अब अगर जिस तरीके से हमें पहले मरहले में हमने काम किया, अब अगर अब इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट अब जो फॉर्म होने जा रही है, अगर उसी कमिटमेंट को जो है डेफिनेटली हमें एक्सपेक्टेशंस भी हमारी बड़ी आई हैं कि उसी विल के साथ और उसी कमिटमेंट के साथ अगर काम दोबारा शुरू किया जाता है, तो अब जैसे ज़राअत के शोबे की या दूसरे शोबों की बेहतरी की सी पैक के तहत जो है दूसरे मरहले में बात हो रही है, यकीनन जैसे तवानाई के या इंफ्रास्ट्रक्चरल जो हमारे मुकम्मल हुए हैं, इन शोबों में भी हमें बेहतरी देखने को मिलेगी। चाइनीज़ कंपनीज, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स, चाइनीज़ गवर्नमेंट्स, चाइनीज़ बैंक्स वो यकीनन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, और हमारे ऊपर जो है जो हमेशा से एक सी पैक के तहत एक डेट ट्रैप की बात की जाती है, उस तरीके से कभी को हम पर जो है वो बर्डन नहीं है कि हमारे ऊपर किसी किस्म की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हों कि जी आप हमारे कर्जे जो हैं वो वापस करें। यकीनन हमें इस पैसे को जो कि इन्वेस्टमेंट सी पैक के तहत आ रही है, इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा अब जो इस वक्त बात की जा रही है पाकिस्तान में, हम सब का फोकस है कि जो हमारा एग्रीकल्चर का जो शोबा है, जिसे पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की जो हैसियत है वो हासिल है, तो उस शोबे को हम कैसे जो है वो ट्रांसफॉर्म करें। उस वाले से पाकिस्तान ने भी अपना जामिया ट्रांसफॉर्मेशनल जो मंसूबा है वो बनाया है, और चीन में जो है एक गुज़श्ता साल एक ज़रई एक डॉक्यूमेंट जो है उनका जारी किया गया है, जिसमें चीन जो है अपने जो ज़रई शोबे की जो कामयाबियां हैं वो न सिर्फ अपने हमसाया ममालिक के साथ बल्कि दुनिया के उन तमाम तरक्की पजीर ममालिक के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो हमारे लिए ये एक बड़ा एक्सक्लूसिव और बड़ा डेडिकेटेड प्लान मौजूद है अपने इन तमाम शोबों की बेहतरी के लिए। लेकिन बात वही है कि हमें उस स्पीड की ज़रूरत है जिस स्पीड में पहले मरहले में जो हमारे मनसूबे मुकम्मल हुए, $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें आज नजर आ रही है, $1.5 अरब से जायद का हमने टैक्स कलेक्शन हमने की है, 2.5 लाख से जायद बराह रास्त रोजगार के मौके हमारे मकामी लोगों को मिले हैं, और टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर हुई वो हम सबके सामने है। बिल्कुल, वो टैक्स की कमिटमेंट को जो है ठीक है साहब, टैक्स के हवाले से आपने बात की, तो बस आखिरी नुकता डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है उसका भी बड़ा मसला है। जाहिर है हम यहाँ पे जो एक तासुर बनता है वो यही बनता है कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें पहुँचना है, उसके लिए भी हम कुछ कर रहे हैं। 8.5-9% पे टैक्स टू जीडीपी है एफपीआर का, पिछले 10 साल से यहीं पे खड़ा हुआ है। बावजूद इस बात के कि हमने पिछले 2-4-5 साल में अगर आप देखें तो बहुत से नए टैक्सेस जो हैं, कई 100 अरब के नए टैक्सेस लगाए हैं पाकिस्तान में। ये एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है जब 3 मेजर सेक्टर्स आपके रियल एस्टेट, रिटेल एंड होलसेल 60% है ये आपका इकोनॉमी के हुज्जम का, रिटेल एंड होलसेल। टैक्स
की कलेक्शन बहुत मिनिमल है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स चाहे सूबाई हो पर 3-4 अरब रुपए की कलेक्शन होती है। पूरा मुल्क 9,400 अरब रुपया टैक्स देगा इस साल, और जो कलेक्शन इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर से होगी वो 3-4 अरब है, जो कि 23% है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हुजम का। अगर आप ये देखें, और फिर रियल एस्टेट और उस पर जो कैपिटल गेन, करोड़ रुपए का प्लॉट 2 करोड़ में आप बेचते हैं 3-4-5 साल जब भी बढ़ता है, और उस पर जो मिनिमल टैक्सेशन है, और फिर जो एरियाज इस वक्त टैक्स के निज़ाम में हैं भी, उनसे जो कलेक्शन है वो उस तरह की नहीं है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। सब में जो जो इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट के मामलात हैं। पर इसमें मैं फिर गुजारिश करूंगा कि अभी भी हमने अपनी जो सिमत है उसको दुरुस्त नहीं किया। ये मैं इसलिए कहता हूँ, अभी भी बाहर की टीमें ही पाकिस्तान का फ्लाई बाय कंसल्टेंट्स के नाम पे 2 हफ्ते में आके प्रोग्राम लिखती हैं। मैं एक गुजारिश करता हूँ कि अभी ऑस्ट्रेलिया, जहाँ का मैं ट्रेंड हूँ, जावेद भाई, उन्होंने अपना एक टैक्स का चीफ चूज किया है ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस का। 7 साल का उसको टेन्योर पोस्टिंग दी गई है। दुनिया भर में जाकर ये चॉइस की गई, दुनिया भर से एप्लीकेशंस ली गई, फिर इस इंसान को चूज किया गया। इसी इंसान ने अपने एक एक्स बॉस के साथ टैक्स की एक रिपोर्ट लिखी थी ऑस्ट्रेलिया पे, वो आज भी कायम है। 7 साल उसको दिए गए हैं कि वो इस निज़ाम को और बेहतर करे, जो कि हमसे बहुत बेहतर है। ठीक। फॉलो दिस प्रिंसिपल, use your own people, give them authority, give them tenure, give them 3 years and sort with them कि आप क्या चाहते हैं। आई होप कि आने वाली हुकूमत ऐसा ना हो जैसे आपने देखा ना कि 6-7 एफपीआर के हेड्स जो हैं हम वैसे ही बदल देते बिल्कुल हैं, ठीक, कैसा बिल्कुल हो। ठीक। तो सो यू नो दीज आर लॉन्ग टर्म थिंकिंग्स जो इंशाल्लाह हमने करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब आपका, और ज़मीर असदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानिए और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मकबूजा कश्मीर के हवाले से आया। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी पहले ही कह चुके हैं कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और पाकिस्तान इसको मुस्तरद करता है। ख़ुद अब भारतीय अखबार भी और भारतीय मीडिया भी ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो एक जमहूरियत है, आज़ादी है, और उसके साथ साथ कानून की अमलदारी का जो चेहरा है उसको भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मस्ख कर दिया है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर बैनुल अक़वामी क़वानीन के माहिर जनाब अहमर बिलाल सूफ़ी। अहमर बिलाल सूफ़ी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तजियाकार अब्दुल्ला शाद। अब्दुल्ला आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। अहमर बिलाल सूफ़ी साहब आपकी जानिब आएंगे, आप फरमाइएगा भारत को क्या हक़ हासिल है कि वो एक अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा इलाक़े के सरहदात या उसकी हैसियत का तयन करे? जी, उनको कोई ऐसा हक हासिल नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली एक पूरी स्ट्रैटेजी अपने तय बनाई और अपनी दानिश में उनको ये समझ आई कि हमें जो कश्मीर का हिस्सा उनके पास है उस पर उनका कब्जा तो है, लेकिन उनका टाइटल अभी तक पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ आर्टिकल 370 की मौजूदगी में, बिकॉज वो ये कहता था कि एक एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी इंटैक्ट रहेगा जो रियासत जम्मू एंड कश्मीर है, और उसकी इंटीग्रेशन अभी यूनियन टेरिटरीज का हिस्सा तस्वुर नहीं की जाएगी। और इसीलिए उनको परचम की भी आज़ादी थी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी, और बाकी मामलात की भी आज़ादी थी, जिसमें एक प्रोटेक्शन उनको ये भी थी कि वहाँ पर कोई आबादकारी नहीं की जाएगी कश्मीरियों के अलावा। उसके लिए 35A को रखा गया था। तो RSS की हुकूमत का एजेंडा ये था कि हमने
अटूट अंग है कश्मीर हमारा, हमने उसको अपने तौर पर अपने अंदर जम करना है। अब ये उनका डोमेस्टिक एजेंडा है जिसका ताल्लुक इंटरनेशनल डिस्प्यूट से नहीं है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट तो रिकग्नाइज है अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के फ्रेमवर्क के नीचे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी तौर पर स्ट्रेटजी डेवलप की कि स्टेट के तीनों ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए, यानी कानून मुकदमा का, लेजिस्लेचर का, एग्जेक्टिव का, जुडिशल, तो सबसे पहले उन्होंने मुकदमा का रास्ता अपनाया और उसके थ्रू 5 अगस्त 2019 को एक स्पेसिफिक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया। उसके बाद एग्जेक्टिव साइड पर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑन ग्राउंड किए और अब जुडिशल साइड पर उन्होंने अपने ही आप को अप्रूव करवा लिया है, पूरे अपना स्टेटस अप्रूव करवा लिया है, जो कि जाहिर है यकतरफा कार्रवाई है और एट बेस्ट ये एक डोमेस्टिक कोर्ट है, चाहे उसका नाम सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन बैनुल-अक़वामी कानून की नज़र में हम ये कहेंगे कि एक डोमेस्टिक कोर्ट की अपनी इंटरप्रिटेशन है और वो भी फ्लॉड है, वो भी दुरुस्त नहीं है। तो इससे ज़्यादा उनको कोई लेवरेज इंटरनेशनली नहीं दी जा सकती, लेकिन अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को वो ये कहते रहेंगे कि हमारी तरफ से तो कश्मीर का मामला ख़त्म हो गया, जो कश्मीर हमारे पास था उसको हमने जम कर लिया है, और जो पाकिस्तान के पास गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर या लद्दाख के इलाके हैं उस पर हमने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्लेम जो है इसी 5 अगस्त 2019 के अंदर हमने उस क्लेम को भी रख दिया है और सर्ट करने की कोशिश बाद में करेंगे। तो जाहिर है ये एक फैसला है जिसका बैनुल-अक़वामी सियासत से ताल्लुक फैक्चुअली तो बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन लीगली जो कश्मीर का मसला है उसका गवर्निंग लॉ यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं या फिर शिमला एग्रीमेंट है। बिल्कुल ठीक। मैं आता हूँ अहमद साहब आपकी तरफ। वही अब्दुल्ला साहब डोमेस्टिक सियासत की भी बात की, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है और इस दाखिली जो सियासत है भारत की उस पर असरात हैं इसके। सर देखें, सबसे पहले तो इस फैसले को समझने के लिए ना देखें 2019 में जब वो बरसरे इक़्तिदार आई बीजेपी, तो उन्होंने ये कदम उठाया जो 1985 से उनके एजेंडे पे मौजूद था। 1985 से उनके एजेंडे पे 3 इश्यूज़ हैं जो सर फहरिस्त हैं। उनके अंदर सबसे ऊपर था मकबूजा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का ख़ात्मा, दूसरा था बाबरी मस्जिद का इन्हदाम और राम मंदिर की तामीर, और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड का नफाज। और भारतीय अदलिया की एक पूरी तारीख़ है, यानी आप देखते हैं कि हमने देखते हैं कि जब से मोदी बरसरे इक़्तिदार आए हैं तो भारत के अंदर तमाम जो रियासती अदारे हैं वो उनकी कठपुतली बन चुके हैं, चाहे वो भारतीय आर्मी हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या मीडिया हो। आप देखें कि जब इससे पहले भारतीय चीफ जस्टिस थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फ़ैसला सुनाया था, रंजन गोगोई उनका नाम था, और उस फैसले की डेट उनकी रिटायरमेंट के बाद थी, लेकिन उन्होंने उजलत में उस पर फ़ैसला सुनाया, राम मंदिर की तामीर का ऐलान किया, और उसके साथ जैसे ही वो रिटायर हुए उन्हें बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा का रुकन बना दिया गया। अफजल गुरु शहीद को की फांसी का जब फैसला उन्होंने सुनाया गया था तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये उसके रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि अफजल गुरु के ख़िलाफ़ हमें कोई ठोस शवाहिद तो नहीं मिले, लेकिन भारतीय अवाम के इज्तमाही एहसासात की तस्कीन के लिए उन्हें फांसी देना ज़रूरी है। इसके साथ अब देखना ये कि अभी इस फैसला आने की क्या वजह थी। इसके साथ साथ भारतीय मीडिया में एक और ऐलान हुआ है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अब देखें, अभी जो रियासती सूबों के इंतखाबी नताइज आए हैं उसके अंदर बीजेपी को बहुत ज़्यादा बढ़त मिली है, उन्हें जीत मिली है। उन 3 सूबों के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर उन्होंने विक्ट्री जो है अपनी वो कर लिया है। लेकिन इसके साथ एक इशू ये बन रहा है कि साउथ और नॉर्थ इंडिया की डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। साउथ से बीजेपी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका है और उनके अंदर खलीज वसी होती जा रही है, और ये इस वक्त सबसे बड़ा इशू था जो लोकसभा इंतखाबात के अंदर उन्हें डैमेज कर सकता था। तो उन्हें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी कि वो सारा जो ध्यान है अपनी एक अकम्पलिशमेंट की तरफ आवाम का लगा सकें। तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर के आर्टिकल 370 के ख़ात्मे वाला इशू दोबारा ज़िंदा कर दिया है। इसके साथ उन्होंने राम मंदिर वाला इशू ज़िंदा कर दिया है, ताकि इसके साथ साथ आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उनका तीसरा नुक्ता था उसके ऊपर मोदी अभी से बयान देना शुरू हो गए। हम देखेंगे कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड पास भी एक बड़ा मुद्दा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश कि वो नाफिज होने की सूरत में सबको एक यकसां शहरी ज़ाब्ते को फॉलो करना होगा और वहाँ से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दूसरों के तमाम आइली ज़ाती कवानीन का ख़ात्मा हो जाएगा। ये जो सारा फैसला हुआ है इसके मकबूजा कश्मीर से भी रद्द अमल सामने आ रहा है और इसी वजह से उन्होंने वहाँ के बहुत सारे अजला में धारा 144 नाफिज कर दी है। कल उनकी जो पुलिस है उसने ऐलान किया है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भारत मुखालफ क्या भारत पे तनकीद का एक वर्ड भी इस्तेमाल करेगा तो उसके ऊपर दहशतगर्दी के
कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। तो ये सारा जो किया जा रहा है 2019 के बाद से, इससे पहले भी, ये इसलिए किया जा रहा है कि पॉलिटिकल लेवरेज वो जो हिंदू वोट बैंक है ना, उन्हें लुभा सकें। क्योंकि अब देखें, भारतीय अदलिया की तो बात ही हम क्या करें, उन्होंने मुसलमानों के घरों को जब बिल्डोज किया जा रहा था, जो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, वो ख़ुद को फ़ख्र से बिल्डोज़र बाबा कहलवाते हैं। उनके पोस्टर्स के ऊपर बिल्डोज़र बाबा लिखा होता है, उनका नाम नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, उस फैसले को उन्होंने कहा कि ये ठीक है। इसके साथ साथ मदारिस के जब इनहदाम का मामला आया तो उन्होंने कहा ठीक है। इसके साथ मणिपुर में 3 मई से फसादात हो रहे हैं, ईसाइयों की नस्ल कुशी की जा रही है, सैकड़ों गिरजाघर जलाए जा चुके हैं, हज़ारों लाखों लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो 3 मई से आपकी एक रियासत जल रही है, वो भी अकलियत कुछ फसादात के अंदर, वो इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ। उसको कोई टेकअप नहीं करेगा। लेकिन इस तरफ जाना बहुत जरूरी था। मैं तो अब्दुल्ला साहब ने, अहमर बिलाल सूफी साहब ने जैसे कि कहा, वही आपने जो दाखिली सियासत की बात की कि बैनुल-अक़वामी कानून के तहत तो इसे ज़ाहिर है भारत की एक डोमेस्टिक कोर्ट ही कहा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अब अहमर बिलाल सूफी साहब, चूँकि ये मामला तो अक़वाम मुत्तहिदा का अनफिनिश्ड एजेंडा है, अभी तक इस पर काम होना है, इस पर इसका फ़ैसला होना है। इंटरनेशनली और सिफारती सतह पे पाकिस्तान को ये जो मामला है इसको कैसे उठाना होगा, किन किन फोरम्स पर हम जा सकते हैं? जी देखिए, जिस तरह बात की गई कि एक टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके जो इंटरनल सियासत है, और इस जानिब जो है केयर टेकर सेटअप है। अब केयर टेकर सेटअप का बाय डेफिनेशन मैंडेट ऑब्वियसली लिमिटेड होता है। तो जो हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के बाद, उस पर ही जिम्मेदारी होगी कि वो एक भरपूर स्ट्रेटजी बनाकर इसको आगे लेकर जाए, मुख्तलिफ फोरम्स जहाँ पर भी लेकर जाना है। और शायद मुनासिब होगा कि वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए, ताकि जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो यकजा होकर इस इशू पर एक आवाज़ होकर एक भरपूर तरीके से अपना मोमेंटम, और उसके अलावा जो भी और मामलात करने हैं, बायलैटरल मामलात कई और आपके हैं जो भारत से चल रहे हैं, उन सबको ग्लोबली असेस करके फिर मामलात को लेकर आगे चले। फोरम्स बहुत हैं, लीगल ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन फैसला इवेंचुअली सियासी होगा। यानी कि जो भी पॉलिटिकल फोर्सेज या इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको फिर सियासी चॉइस करनी पड़ेगी। लीगल ऑप्शंस में आपके पास ऑब्वियसली सिक्योरिटी काउंसिल की ऑप्शन है, जिसमें आप इस डेवलपमेंट को लेकर जा सकते हैं और इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि ये एक पहला स्टेप है जो इंडिया की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का गमाजी करता है। और एक्सपेंशन पॉलिसी जो है, एक तो उन्होंने यहाँ पर उस हिस्से को अपना टाइटल क्लेम किया जो उनके पास है, बल्कि अगले स्टेप पर वो अपनी सरहदों से बाहर के इलाकों पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और उसकी एक मिसाल अखंड भारत का जो उनका नैरेटिव है, जो पहले इनफॉर्मल था या सियासी नारा था, अब वो ऑफिशियल मेन स्ट्रीम में उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर अखंड भारत को उसको पॉलिसी पोजीशन जो बना रहे हैं, उसमें तो फिर पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका भी आ जाते हैं। और उन्होंने एक नक्शा भी उसका लगाया था पार्लियामेंट की बिल्डिंग के जो नई बनी, तो उस पर नेपाल ने एहतजाज किया, बांग्लादेश ने एहतजाज किया। तो ये सब डेवलपमेंट जो हैं, इसको हमें बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के मुख्तलिफ फोरम्स पे रखना है कि एक रियासत जो UN चार्टर की खिलाफ वर्जी में अपनी पॉलिसी, सियासी पॉलिसी बना रही है, सियासी हिकमत अमली जिसकी डोमेस्टिक है, वो आउटराइटली UN चार्टर से मुतसादिम है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हमें नजर आ रही है बतौर एक लीगल दलील के तौर पर। इसको प्रेजेंट करना जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा का ऑप्शन है, सेक्रेटरी जनरल के पास भी जाया जा सकता है। इस पूरी जजमेंट को असेस करने के बाद और इस जजमेंट काउंटर नैरेटिव डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद, उस डॉक्यूमेंट को, बिकॉज चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा है, चाहे वो UN सेक्रेटरी जनरल है या जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, इन सब की लीगल डिविजन होते हैं। ये नॉर्मली इस तरह के मामलात जिसमें एक सियासी मौक़िफ़ लेना हो ऑन अ लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट या ऑन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ जजमेंट ऑफ अ डोमेस्टिक कोर्ट, वो उनको रेफर करते हैं, अपने वकला को, अपने लीगल एडवाइजर्स को, और उनसे फिर ओपिनियन लेते हैं और उसकी बुनियाद पर एक सियासी पोजीशन इवॉल्व होती है। तो इस जजमेंट में जो हमें बड़ी क्लियरली तजादात नजर आ रहे हैं, जजमेंट की जो लिमिटेशंस हैं, इसमें जो पिछली जजमेंट्स को ओवर रूल करने का बड़ा अजीबोगरीब तरीका अडॉप्ट किया गया, वो वकला की समझ में आ जाता है अगर एक डिटेल्ड नैरेटिव बिल्डअप किया जाए, और उसकी बेस पर फिर आप जो है अपना पोजीशनिंग करते हैं
और ये पोजिशनिंग जो है अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम्स के अलावा P5 कंट्रीज हैं, यानी कि जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, उनके जो कैपिटल्स हैं उनमें मखसूस स्पॉट्स पर मखसूस एरियाज आइडेंटिफाई करके उनको भी बताया जाए कि एक तरफ एक मुल्क जो है एस्पायर कर रहा है कि वो परमानेंट P5 का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो कॉन्डक्ट है टुवर्ड्स दिस टेरिटरी एंड द टेरिटरीज अराउंड इट, वो इसका जो रिस्पॉन्सिबल है और UN चार्टर की मुनाफी है, जबकि वो खुद भी एस्पायर कर रहा है कि उसे रिकग्नाइज किया जाए एज P6 कंट्री। तो मेरा ख्याल है ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी लीगल साइड पर बनेगी, जिसमें जिस तरह मैंने कहा पॉलिटिकल चॉइसेस होंगी जो आगे चल के इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसमें देखना है, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग द केयर टेकर सेटअप जो है वो इस चीज के जो लीगल पॉइंट्स हैं उनको फ्लैग करे, बिकॉज बहरहाल 70-75 साल से इस इशू के साथ पाकिस्तान खड़ा है और कश्मीरियों के लिए खड़ा है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अहमर बिलाल सूफी साहब और अब्दुल्ला शाह साहब, ये अहम मामला था, इस पे आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहे। बहरहाल ये भारत का एक डिज़ाइन था, पहले 5 अगस्त 2019 को उसने आर्टिकल 370 और 35A को वापस लिया और उसके बाद जो कुछ उसने किया वहाँ आबादी के तनासब को तब्दील करना शुरू किया और उसके बाद फिर ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये मुतनाज़ा फ़ैसला सामने आया जिसे पाकिस्तान ने क़तई तौर पर मुस्तरद कर दिया और बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए भी ये नाकाबिल कबूल है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।